चारों के चारों सवाल जो होते हैं वो काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के पैटर्न पे होते हैं। दूसरा जो प्रोजेक्ट था वो काइंड ऑफ मेरे दोस्त ही था, क्योंकि वो क्रिकेट से रिलेटेड था। Every year, thousands of students appear for Infosys on-campus drive, but most of them got rejected. But our today's guest has cracked an 11 LP offer at Infosys, and he is going to break down the entire process. So let's get into it. ये हर साल कॉलेज में Infosys कितनी बार आती है और किस किस रोल्स पे आती है और उनका सीटीसी क्या होता है? इन्फोसिस जो है अपने कॉलेज में 3 बार आती है रिक्रूटमेंट के लिए। सबसे पहले वो आएगी हैक विद इन्फी के लिए, वो थर्ड ईयर में ही आ जाती है। इस बार से इन्होंने ये किया है कि वो नीश प्रोग्राम्स के लिए हायर कर रहे हैं हैक विद इन्फी से। इन्होंने सीटीसी भी बढ़ा दिया है। द प्रोफाइल्स आर मेनली डीएससी, और डीएससी में आपका 7 साढ़े 7 समथिंग रहता है सीटीसी। फिर इनके पहले जो इन्हें पावर प्रोग्रामर्स बोलते हैं, तो स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर करके इनका L1 L2 और L3 होता है। तो L1 में सीटीसी होता है अराउंड 11 LPA, L2 में 16 LPA और L3 में 21 LPA। तो हैक विद इन्फी से ये इन 4 प्रोफाइल्स पे हायर करता है। हैक विद इन्फी एज यू नो इज अ ऑल इंडिया टेस्ट। तो एक उस प्रोसेस से आती है। दूसरा एक ये सिर्फ लड़कियों के लिए आती है, सिर्फ गर्ल्स के लिए आती है। वो उसमें सिस्टम इंजीनियर्स बेसिकली वो हायर करते हैं फॉर लोअर पैकेजेस काइंड ऑफ 3.5 लाख समथिंग। बाकी उसके बाद ये ऑन कैंपस आते हैं अराउंड 8 सेमेस्टर में, आई गेस। 8 सेमेस्टर में भी ये सेम प्रोफाइल्स के लिए डीएससी और स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L1 L2 L3 के लिए आए थे। 8 सेमेस्टर में अप्लाई किया था मैंने। इसका क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज होती है, शायद 60% टेंथ में, 60% 12th में। और सीजीपीए का भी इतना हार्ड नहीं रहता, सिंपल इतना ही रहता है 60-65। तो इट्स नॉट अ बैरियर, सब अप्लाई कर सकते हैं। आई गेस ओए सबका आ जाता है। ओए के लिए नाम सबका आ जाता है, ऑलमोस्ट सबका आता है। ओए इज ऑनलाइन असेसमेंट। और जो सबसे हार्ड स्टेज मेरे को लगती है इनके प्रोसेस की, वो ओए ही लगती है। क्योंकि ओए में आपके 4 सवाल आते हैं, और 4 में से एक ऑप्शनल होता है, मतलब आपको 3 करने होते हैं। बट द थिंग इज, वो तीनों के तीनों, चारों के चारों सवाल जो होते हैं वो काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के पैटर्न पे होता है। वो नॉर्मल डीएसए नहीं होता जैसे हम स्ट्राइवर की शीट में देखते हैं। तो स्टूडेंट फाइंड इट चैलेंजिंग, उस वो चीज़ चैलेंजिंग लगती है। तो भैया अब ना मेरे को आप तो पूरा एक एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस बताओ, मतलब कितने राउंड्स और किस किस टाइप के राउंड्स हुए थे उस टाइम पे। तो सिलेक्शन प्रोसेस वाज क्वाइट इजी, आई वुड से। मतलब काफ़ी सिंप्लीफाइड था। सिंपल ओए था। जो सबसे पहले कैंपस में हुआ, शॉर्टलिस्ट सब हो गया आई गेस। जो नॉर्मल क्राइटेरिया पे सब शॉर्टलिस्ट हो गए। सब कितनी सीजीपीए, सब कितनी 10 12 में परसेंटेज होती है। तो उसके बाद ऑनलाइन असेसमेंट हुआ। वो कैंपस पे हुआ, और इन्फोसिस के ऑफिशियल्स भी आए थे वो इन्विजिलेट करने। तो 4 में से आई गेस, मैंने, अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछो, मैंने 4 में से 3 करने थे, एक ऑप्शनल था। मेरे 2.5 हो गए थे, 2.5 क्वेश्चन हो गए थे। 2 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व हो गए थे, और एक सवाल मेरा पार्शियली सॉल्व हुआ था, पार्शियली एक्सेप्ट हुआ था। उसके कुछ टेस्ट केस रन हुए थे। तो मैं फिर स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L3 के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया था। सो मतलब अराउंड 30-40 बच्चे हुए थे हमारे कॉलेज से स्पेशलिस्ट L3 के लिए। बाकी L1 के लिए भी काफ़ी हुए, और डीएससी रोल के लिए भी काफ़ी शॉर्टलिस्ट हुए थे उसी ऑनलाइन असेसमेंट के बेसिस पे। ओके, तो उस ओए के बेसिस पे ये वाली शॉर्टलिस्टिंग होती है कि किसको कौन सा रोल मिलेगा। हाँ जी, कि वो उसका इंटरव्यू किस ब्रैकेट में होगा। जैसे L3 के लिए मैंने आपको बताया 30 के अराउंड बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे, ऐसे ही L1 के लिए भी आई गेस 60-70 बच्चे हुए थे। L2 के लिए कोई शॉर्टलिस्ट नहीं होता हमारे कॉलेज से, और डीएससी में भी आई गेस 200 समथिंग बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे ओके, इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। ठीक है, यस। तो अब ओए हो गया, अब उसके बाद। ओए के बाद आपका फिर इंटरव्यू प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू आपके 2 या 3, बिकॉज हाई पेइंग जॉब्स में नॉर्मली जो होते हैं मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं। तो ऐसा नहीं था, सिंपल एक इंटरव्यू था। डीएससी रोल में तो शायद ऐसा भी था कि एक पैनल में 6 6 बच्चों का इंटरव्यू एक साथ ले रहे थे। तो स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर में इंडिविजुअल बेसिस पे था, क्योंकि कम बच्चे थे, तो इंडिविजुअल बेसिस पे वो इंटरव्यू कर रहे थे। तो मेरा जो ब्रैकेट था वो स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L3 का था। तो मेरा बेसिकली इंटरव्यू L3 के लिए हुआ था, बट देन आई गॉट सेलेक्टेड एट L1। L3 के बाद L1 के लिए आप सेलेक्ट हुए। यस। ऐसा भी किया कि जो L1 पे शॉर्टलिस्ट किए गए थे उन्हें डीएससी भी मिला है। तो इट वाज फ्लेक्सिबल, वो कंपनी की पॉलिसी, कंपनी की रिक्वायरमेंट्स ये रहता। इंटरव्यू के टाइम के कुछ क्वेश्चन याद है आपको जो आपके आगे आए? इंटरव्यू है,
इंटरव्यू यार काफी टाइम हो गया, 7 8 महीने हो गए, बट हाँ मेरे को अपना इंटरव्यू एज अ होल याद है। ये है कि इंटरव्यू मेरा काफी होलिस्टिक चला। सिंपली सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन वगैरह होते हैं, इंट्रोडक्शन था सिंपल। इसमें मैं, अगर आप जानना चाहोगे तो मैं ये एक टिप दूंगा कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जैसे कुछ चीजें होती हैं जो हम कंट्रोल करके ले जा सकते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन इज वन थिंग जो हम याद करके जा सकते हैं, क्योंकि जो बच्चा होता है वो नर्वस होता है काइंड ऑफ। पहला ही सवाल आपको पता है हर इंटरव्यूअर उससे यही पूछेगा कि इंट्रोडक्शन दो अपना, तो वो आप याद करके चले जाओ। ऐसा भी ना लगे कि आपने रोट मेमोराइजेशन किया, बट फिर क्या होता है फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा चला जाता है कि इस बंदे की कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक है। सो वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे प्ले कर रहे हो। उसके बाद सिंपल उन्होंने 3 4 बेसिक बेसिक डीएसए के सवाल पूछे जो बहुत सिंपल थे, एरे से रिलेटेड थे, सिंपल सॉर्टिंग वगैरह। ये मतलब जिस बंदे की डीएसए डिसेंट होगी वो कर लेगा, बहुत इजी था। जैसे कि L3 का इंटरव्यू था वो, तो उसके बेसिस पे काफी इजी सवाल थे। बट ये था कि उसने कवर हर चीज करी, इंटरव्यूअर ने हर चीज कवर करी। वो डीएसए पहले उन्होंने मेरी डीएसए स्किल्स चेक करी कि कैसी हैं, उसके बाद वो डेवलपमेंट पे कूदे कि आपका प्रोजेक्ट किस बारे में था। अगर आप प्रोजेक्ट मेंशन कर रहे हो तो वो प्रोजेक्ट आपको इन एंड आउट होना चाहिए, वो चलवा के नहीं देखेंगे। यू आर देयर विद जस्ट अ शीट ऑफ पेपर, आप सिर्फ अपने रिज्यूमे के साथ हो वहां पे, तो आप उस बंदे को समझा पाने चाहिए कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस बारे में है। फिर वन ऑफ माय प्रोजेक्ट वाज अबाउट लैंग चेन, सो ही आस्क्ड मी अबाउट लैंग चेन क्या होता है, चेन का क्या मतलब है लैंग चेन में, और सिंपल सिंपल एक दो सवाल, कौन सी चेन यूज हुई है आपके प्रोजेक्ट में। आफ्टर दैट उन्होंने, क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट भी मेंशन की थी, तो उन्होंने जावास्क्रिप्ट के कुछ 2 4 अच्छे सवाल पूछे, जैसे करीन क्या होता है, क्लोजर क्या होता है। तो जावास्क्रिप्ट अगर आप लिख रहे हो तो जावास्क्रिप्ट अच्छे से करके जाइए। उसके अलावा सीएस फंडामेंटल्स आपको काफी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि सीएस फंडामेंटल्स हर इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, ओप, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्किंग, तो वो भी आपके काफी अच्छे होने चाहिए। प्लस एसक्यूएल क्वेरीज, दैट शुड बी हैंडी। सो दैट वाज हाउ माय प्रोजेक्ट, हाउ माय इंटरव्यू। और यहाँ पे स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L1 एट 11 LP है। 10+1, 1 लाख इज ज्वाइनिंग बोनस, 10 इज CTC। थोड़ा सा आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हो? सो यार पहले तो मैं मन स्टैक पे ही फोकस करता था मेजरली, बट मैंने देखा कि जो इन्फोसिस की हायरिंग हो रही है वो हायर कर रहे हैं काइंड ऑफ एआई वर्कफोर्स के लिए। वो नए बंदे जो हायर कर रहे हैं वो कंपैटिबल होने चाहिए एआई के लिए। मैंने इसलिए अपने रिज्यूमे में सिर्फ इन्फोसिस के लिए एक लैंगचेन का प्रोजेक्ट डाला, पढ़ा मैंने लैंगचेन बढ़िया से, बनाया प्रोजेक्ट और वो फिर मेंशन किया। ये चीज एक स्ट्रैटेजी में होनी चाहिए आपकी, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रेंड में है, वो कंपनी किस चीज पे फोकस कर रही है। जैसे अब हर कंपनी एआई को प्रायोरिटाइज कर रही है, एआई प्रोजेक्ट शुड बी मैंडेटरी ऑन योर रिज्यूमे। तो मेरा प्रोजेक्ट ऐसे था भाई कि मेरे 2 प्रोजेक्ट थे। एक बेसिकली लैंगचेन का था जो मैंने इन्फोसिस के लिए डाला था, वो यूट्यूब बेस्ड रैक सिस्टम था, रिट्रीवल एंड ऑगमेंटेशन जनरेशन सिस्टम। दूसरा जो प्रोजेक्ट था उसमें मैंने काफी काम किया था। वो काइंड ऑफ मेरे क्लोज भी था, क्योंकि वो क्रिकेट से रिलेटेड था। एज यू नो, आई एम अ क्रिकेट एंथुजियास्ट। अगर आपको बताओ, मैं जो है कॉर्पोरेट के मैचेस भी काफी खेलता हूँ। तो एक ऐप आता है क्रिक हीरोज करके, जो लोग कॉर्पोरेट खेलते होंगे उन्हें पता होगा। तो काइंड ऑफ मैंने एक अपना ही क्रिक हीरोज का एक एप्लीकेशन बनाया था मन स्टैक से। तो वो वेबसाइट थी, तो उसमें वो सारी फंक्शनैलिटीज थी जो क्रिक हीरोज में होती है। तो दैट वाज माय प्रोजेक्ट। So last thing, one piece of advice. वन पीस ऑफ एडवाइस आई वुड गिव इज, भाई डीएसए अपना स्ट्रांग कर लो। एक बार आप कंफर्टेबल हो जाओ सारे डेटा स्ट्रक्चर के साथ, तो आप फिर कॉन्टेस्ट लगाना चालू करो। क्योंकि हो सकता है आपने कोई क्वेश्चन 4 5 बार किया हो, बट जब वो आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो वो उसमें आपको टाइम का प्रेशर होगा, प्लस एक इंटरव्यूअर इन्विजिलेटर आपके सामने बैठा है उसका भी प्रेशर होगा। तो कॉन्टेस्ट देने से वो प्रेशर जो होता है वो आप हैंडल करना सीखते हो। बाकी सीएस फंडामेंटल्स जो होते हैं वो मैनेज हो जाते हैं, क्योंकि वो हम सेमेस्टर में भी पढ़ते हैं, तो वो काइंड ऑफ रिवाइज कर लो आप, क्योंकि सीएस फंडामेंटल्स से सभी कंपनी क्वेश्चन पूछती हैं। तो जो अपनी पर्सनालिटी है वो आप डीएसए सेंट्रिक मत बनाओ, डेवलपमेंट सेंट्रिक मत बनाओ, सीएस फंडामेंटल सेंट्रिक मत बनाओ। यू शुड बी अ पैकेज ऑफ ऑल द थिंग्स। एंड कम्युनिकेशन टू, कम्युनिकेशन काफी लोग इग्नोर कर देते हैं। बेसिकली अगर आप टेक्निकली बहुत साउंड हो लेकिन आप उसे समझा नहीं पा रहे हो, इंटरव्यूअर को आप अपनी अप्रोच नहीं बता पा रहे हो, तो इट्स अ वेस्ट। यू शुड बी, you should need not be an expert in anything. You should be jack of all trades, I guess. So that's my advice. So thank you so much, Bhaiya. This was honestly the most complete breakdown of Infosys process. Thanks, brother, for having me on your amazing podcast. नहीं बहुत बुरा हो गया ये मेरे से करना पड़ेगा, मैंने बहुत गंदी होती है। So thank you so much, Bhaiya. This was honestly the most complete breakdown of Infosys process.
थैंक्स भाई, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर अमेजिंग पॉडकास्ट। आई गेस इट वाज हेल्पफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स। ये मत डालना। नहीं नहीं, पहले वाला ठीक था, वो डाल देना, वहीं पे काट देना, खत्म कर देना। हो गया।